हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से इसके सम्स किए जाते हैं और किस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ही बेल का आइकन होगा उसे भी जरूर दबाइए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा 1.2 के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो 1.2 जो बेसिकली दो मेथड पे बेस्ड है। पहला जो फॉर्मूला है ये है, अगर एक त्रिभुज है और उसका ये देखो पी आर जो है वो बी सी के समांतर होगा। ठीक है, पी आर जो होगा वो बी सी के समांतर होगा तो इसके जो ये भुजा हो वो इस अनुपात में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई आर सी, इस अनुपात में डिवाइड हो। इसको बोलते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, तो ये प्रमेय तो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाओ कि किसी भी ट्रायंगल में ये जो ये ए पी लिया गया, पी बी लिया गया, ए आर लिया गया, आर सी लिया गया, वो किस तरह से लिया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर यहाँ से कहीं और से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा उनका सम ही गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले काम क्या किया है कि मैं आपको यही बताऊँगा कि ये किस तरह से लिया जाता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, तो जब भी समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना हो तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो पी आर है वो बी सी के समांतर होना चाहिए। जब पी आर बी सी के समांतर होगा तभी ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा, या फिर इस समानुपात का ये दिया रहेगा तो आपको पता ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि बी सी जो हो वो पी आर के समांतर होगा। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से टॉप से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ए पी डिवाइड बाई पी बी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू फिर से ए पे आना है ए आर डिवाइड बाई आर सी। जहाँ से आपको स्टार्ट करना है दोबारा वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर से आपको बताता हूँ ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई आर सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो आया कैसे, तो इसका प्रमेय क्या है वो हम अब देखते हैं इसको। तो ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है और पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो इस प्रमेय के हिसाब से अगर एक त्रिभुज है और उसमें एक समांतर रेखाएं खींची गई है और वो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, इस भुजा को इस भुजा को, दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये इस प्रमेय का बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फंडा होता है। ठीक है, तो अब प्रमेय स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमेय कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, आपने 9th में सीखा होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दत्त, तो दत्त लिख देते हैं। दत्त हमारा क्या है कि ए बी सी में रेखा एल समांतर बी सी है। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ये जो रेखा एल है, ये जो रेखा है पी क्यू एल, एल इसका नाम दिया गया है, वो जो है बी सी के समांतर ये दिया हुआ है। और एल या भुजा ए बी को बिंदु पी, तो ये भुजा ए बी को बिंदु पी और भुजा ए सी को बिंदु क्यू पे प्रतिच्छेदित करती है। ये हमारे पास दत्त है। ठीक, हमको साध्य क्या करना है कि ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ये हमको सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है ये हमको। ठीक, यहाँ पर हम एक रचना कर लेते हैं कि यहाँ जो P है उसको C से मिला देते हैं और ये जो Q है उसको B से मिला देते हैं ताकि हम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए। तो अभी देखिए मैंने ये पहले से कॉपी करके रखा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ कि किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो त्रिभुज लेंगे, ए पी क्यू और पी क्यू बी। ये दो त्रिभुज लिया मैंने। ए पी क्यू की इधर देखो, ए पी क्यू, ए पी क्यू एक त्रिभुज हो गया और दूसरा लेना है ये वाला त्रिभुज, ये जो है ये वाला त्रिभुज लिखना है पी बी क्यू, ये वाला पी क्यू बी बोलो, पी क्यू बी बोलो या फिर ए पी क्यू, जो भी बोलना वो बोलो, लेकिन दो हमको त्रिभुज लेना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में आप मुझे देख के बताइए कि इसमें क्या कॉमन है और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों की त्रिभुज की जो लंबाई है वो पी क्यू है, यानी दोनों का लंबाई क्या है, सेम है। तो बचा क्या इसका आधार, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज ए पी क्यू, इसका आधार क्या होगा, ए पी हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज पी क्यू बी, इसका आधार क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इसलिए हमको मिला यहाँ पे ए पी डिवाइड बाई पी बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा त्रिभुज लेना, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज लेना। यहाँ पे देखिए पी क्यू दोनों की लंबाई है
तो ये दोनों सेम है दोनों में, तो हम इसका अनुपात किस में लेंगे, ए पी और पी बी कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों का आधार है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट है दूसरा त्रिभुज लेना। दूसरा त्रिभुज जो है वो यहाँ पे लिया गया, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन चलेगा। पहला है ए पी क्यू, और एक मिनट में जरा उसको सही से बना लूँ, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया हो। देखिए ये त्रिभुज है ए पी क्यू, ये वाला एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये वाला त्रिभुज लिया गया है। अब इस त्रिभुज में भी सेम वही है। देखिए पी क्यू इसका लंबवत ऊंचाई है, तो इसलिए पी क्यू क्या होगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या इसका आधार, तो ए क्यू और क्यू सी इसका आधार हो गया, तो आधार के अनुपात का क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी हो गया। क्लियर। तो अभी तक हमने जो किया वो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज लिया था ए पी क्यू, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया था। इन दोनों त्रिभुज में पी क्यू जो था उसका ऊंचाई था, तो दोनों का सेम है, तो इसके लिए मैंने आधार का अनुपात लिया। तो ए पी और पी बी, ए पी इस त्रिभुज का आधार है और पी बी जो है वो इस त्रिभुज का आधार है, तो यहाँ से हो गया। दूसरा त्रिभुज लिया मैंने ए पी क्यू, मतलब वही वाला, और नीचे का दूसरी साइड वाला त्रिभुज लिया। इसमें भी सेम वही, पी क्यू जो था वो लंबाई थी उसकी, तो इसीलिए इसका आधार का अनुपात लिया ए क्यू और क्यू सी। इस त्रिभुज का आधार है ए क्यू और ये वाला त्रिभुज का आधार है क्यू सी। तो इतना प्रोसेस अब तक हमने कर लिया है। अब आगे के प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस करने से पहले ये थोड़ा रफ कर लूँ मैं फिर से। त्रिभुज पी क्यू बी और पी क्यू सी में रेखा पी क्यू सामान्य आधार है पी क्यू बी। अब देखते हैं कि इसको लेना है पी क्यू बी, और एक और त्रिभुज लेना है पी क्यू सी। तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि बेटर रहे। पी क्यू और सी, ठीक है, ये त्रिभुज लेना। तो ये वाला एक पूरा और ये वाला एक पूरा। तो आप इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए क्या चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों का जो ये है दोनों का सेम कॉमन है, और उनका जो आधार है वो दोनों का कॉमन है। साथ में इनकी ऊंचाई जो है वो भी कॉमन है क्या, वो भी देखें। तो देखिए हमने इसका पी क्यू आधार लिया है, ठीक है, तो ये आधार तो दोनों का सेम है, इसमें भी यही वाला आधार आता है और इसमें भी यही वाला आधार आता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला आधार लिया तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन आएगी, वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और इसकी भी ऊंचाई सेम वही हो जाएगी, यहाँ से यहाँ एक लाइन आएगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इन दोनों ऊंचाइयों को देखिए, दोनों की ऊंचाई सेम है कि नहीं, सेम है। अब वो सेम है क्योंकि पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, यानी मैं यहाँ पे कहीं भी एक लाइन खींचूंगा तो क्या दोनों सेम होंगे। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। तो इनका आधार भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जिस भी त्रिभुज का आधार है ऊंचाई दोनों सेम होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब मैं क्या करूँगा कि जो ए पी क्यू है ऊपर वाला ट्राइंगल है उन दोनों से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, मतलब यहाँ भी ए पी क्यू डाला, यहाँ भी ए पी क्यू डाला, तो कुछ वैल्यू में चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ ए पी क्यू और पी क्यू इनकी वैल्यू कितनी है, ये इनकी वैल्यू है ए पी डिवाइड बाई पी बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए पी डिवाइड बाई पी बी। वैसे ए पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू सी, मतलब इसका वैल्यू कितना है, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा प्रमेय था वो खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा फार्मूला जो हम इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है कोट समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय आगे मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा, पहले मैं फार्मूला समझा दूँ कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने का अच्छा तरीका है, देखिए कि पहले सबसे पहचाने आना चाहिए। कोट समद्विभाजक प्रमेय में क्या होता है कि इसकी दो कोण जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं, सेम होते हैं। कोण समद्विभाजक एक बीच से लाइन खींची गई होती है, जैसे यहाँ पे खींची गई है, और वो लाइन जो होती है वो दो कोण को दो समान भागों में डिवाइड करता है, तो हम कोण समद्विभाजक प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो तब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ या तो आप नीचे से स्टार्ट कर, जहाँ सर्वांगसम कोण दिखाई दे रहा है उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो डायग्राम है वो उल्टा घूम के भी आता है, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होगा। तो आप अच्छे से समझिए कि जहाँ पर ये सर्वांगसम कोण दिखाई दे रहा है उसके दूसरे भुजा जो होगी वहाँ से स्टार्ट करना, बगल वाली भुजा से स्टार्ट करना, यहाँ से या फिर यहाँ से। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी, फिर से वापस बी पे आना है, बी आर डिवाइड बाई आर सी, ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, फिर से देखिए, बी ए डिवाइड बाई ए सी
इज इक्वल टू बी आर डिवाइड बाई आर सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका हो गया। अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बना कैसे, वो देखते हैं। कोड संभाजी क्रम में देखते हैं हम लोग। जस्ट वेट। ठीक है, तो ये होता है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजाओं को अन्य भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय बेसिकली हमको सिद्ध क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन थोड़ी देर के लिए आप समझ भूल जाइए। एक मिनट में यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। कुछ समय के लिए आप ये वाला पोर्शन जो है उसको भूल जाइए, समझिए कि यहाँ पे कोई पोर्शन है नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और ये कोण समद्विभाजक हो रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो ए सी डिवाइड बाई सी बी होगा वो ए ई डिवाइड बाई ई बी के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दत्त और साधे लिख लेते हैं इसका। तो इसका दत्त क्या हो जाएगा कि ए बी सी में कोण ए सी का समद्विभाजक रेखा ए बी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसको ये कोण सी को समद्विभाजक रेखा जो ए बी को ई पे प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और हमको साथ क्या करना है कि ए ई, यहाँ ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी बी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, रचना इसमें कर लेते हैं। रचना हमको करना क्या है कि ये सी को थोड़ा और आगे खींच के डी से मिला देना है और इसको हमको इससे मिला देना है। ठीक है, और ऐसा अज्यूम करना है कि जो डी बी है वो सी के समांतर है, ऐसा हम अज्यूम करना है। ठीक है, फिर देखिए जो सी ई है वो डी बी के समांतर है, ऐसा हमको अज्यूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं इसका। चल देखिए, सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये जो है वो इसके समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है वो क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। एक यहाँ पे लाइन, एक यहाँ पे लाइन और एक यहाँ से एक लाइनें जा रही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो ये कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा उन दोनों में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, वो दोनों सर्वांगसम होंगे, सेम होंगे। कारण क्या होगा, संगत कोण कसौटी। तो सेम यहाँ भी वही लॉजिक है। देखिए ये और ये समांतर है और ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, वो सर्वांगसम होगा, इसीलिए ये सर्वांगसम ये हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट इक्वेशन 1 था। तो ये आपको समझ में आ गया ये कैसे आया हमारे पास। कोण ए सी ई, कोण ए सी ई सर्वांगसम कोण सी डी बी, ये वाला और ये वाला कोण सर्वांगसम में, क्यों, संगत कोण कसौटी है। ठीक है, अब हम अगला प्रोसेस पे जाते हैं, मतलब अगली लाइन देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं। अब बी सी को तिर्यक रेखा मानते हैं। ये जो बी सी है हमारा उसको तिर्यक रेखा मानता है। ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो है वो हमारी तिर्यक रेखा है और ये जो दोनों है वो समांतर रेखा है। तो आप मुझे आप ये बताइए कि यहाँ और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एकांतर कोण क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा गया। कोण ई सी बी, कोण ई सी बी सर्वांगसम कोण सी बी डी, कारण क्या होगा, एकांतर कोण। ये और ये कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। तो अभी तक हमने ये सर्वांगसम इसके किया और ये सर्वांगसम इससे किया। तो इससे क्या समझ में आया कि ये और ये तीनों सर्वांगसम, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, तो अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम कुछ और डेटा देख लेते हैं इसमें। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और डेटा था कि ये जो ए सी ई है, कोण ए सी ई, वो कोण ई सी बी के सर्वांगसम है। ये हमारा दत्त था कि कुछ समद्विभाजक है। तो कोण ए सी ई सर्वांगसम होगा कोण ई सी बी के, मतलब ये वाला और ये वाला सर्वांगसम होगा। लेकिन ये सर्वांगसम इसके है और ये सर्वांगसम इसके है। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि ये जो डी है वो बी के सर्वांगसम हो जाएगा। इनडायरेक्टली यही होगा ना, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है और ये सर्वांगसम इसके और ये सर्वांगसम इसके, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों सर्वांगसम हो गए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए कोण सी बी डी, कोण सी बी डी सर्वांगसम कोण सी डी बी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसेस करते हैं कि ये दोनों कोण अगर सर्वांगसम है तो इन दोनों के सम्मुख भुजाएं जो होगी वो भी क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम होगी। तो इसके सामने कौन सी भुजा, सी बी, और इसके सामने कौन सी भुजा, सी डी। तो इनडायरेक्टली जो सी डी होगा वो सी बी के क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए त्रिभुज सी बी डी में सी बी सर्वांगसम सी डी हो जाएगा।
सी बी सर्वांग सी डी हो जाएगा। सर्वांग कोणों की समभुज भुजाएं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने लिख दिया। अब त्रिभुज ए बी डी में रेखा इसी को समांतर मानते हैं। ए बी डी मैं वहाँ पे एक लाइन खींचता ताकि आपको समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ए बी और डी, मतलब ये वाला त्रिभुज में इसको समझ लो कि एक तिर्यक रेखा। एक मिनट में ज़रा और बेटर का डायग्राम बनाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे फिर से। ये यहाँ से यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये और ये और ये इस त्रिभुज को लेना है हमको। और इस त्रिभुज में हमको ये एक तिर्यक सॉरी एक समांतर रेखा, देखिए ये जो है वो समांतर रेखा है। हमने पहले ही देखा था कि ये सी बी जो डी बी है वो सी के समांतर है, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ कैसा दिखाई दे रहा है आपको, इस समानुपात का मूलभूत प्रमेय जैसे दिखाई दे रहा है। समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या होता है कि ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी डी, ये होता है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी डी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये सी डी जो है वो किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सी डी है उसको मैंने सी बी लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ थोड़ी देर पहले से साबित किया कि सी बी जो है सी डी के बराबर, तो ये दोनों इक्वल है। तो मैंने सी डी के बदले में क्या लिख दिया, सी बी लिख दिया। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस हमारा, ये जो सम था हमारा सॉल्व हो गया। देखिए हमको ये सिद्ध करना था ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई सी बी। इस तरह से हमारा ये वाला सम जो वो खत्म हो गया, मतलब ये प्रमेय खत्म हो गया। अभी तक हमने दो प्रमेय देखा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय और ये समद्विभाजक प्रमेय। इसी दो प्रमेय के बेस पे 1.2 पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है। तो हम 1.2 को अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 के सम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे कुछ त्रिभुज के उनके रेखाखंड की लंबाई दी गई है, इस पहचाने किस आकृति में की किरण पीएम या कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक है। मतलब इसमें से कौन सा समद्विभाजक ये हमको प्रूव करना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाला करके बताता हूँ, सेम सेकेंड और थर्ड भी सेम है, तो आप वो लोग खुद ही कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसका अनुपात किस तरह से होगा। यहाँ पर ये कोण समद्विभाजक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा आर से। तो आर पी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू आर एम डिवाइड बाई एम क्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आर पी डिवाइड बाई पी क्यू निकाल लेते हैं कितना। तो ये होगा हमारा आर क्यू डिवाइड बाई पी आर, आर क्यू एक मिनट ना, आर पी क्यू डिवाइड बाई पी आर। तो पी क्यू कितना 7 और ये कितना 3 है, तो यहाँ पे आ गया 7 डिवाइड बाई 3। तो अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, अगला क्यू एम डिवाइड बाई एम आर निकाले थे। क्यू एम डिवाइड बाई एम आर कितना 3.5 है और एम आर कितना 1.5। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में 2 से गुणा करता ताकि पॉइंट हट जाए, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना कि ये इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पी क्यू डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल आया क्यू एम डिवाइड बाई एम आर का। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये कोण समद्विभाजक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये कोण समद्विभाजक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोण इस वाले ये दोनों भी सेम इसी तरह के हैं। आपको इस तरह से निकाल के देखना है, पी क्यू डिवाइड बाई पी आर और क्यू एम डिवाइड बाई एम आर की वैल्यू निकाल के देखनी है। अगर वो दोनों सेम आते हैं तो वो कोण समद्विभाजक है, अगर वो सेम नहीं आते तो वो कोण समद्विभाजक नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमको ये बताना है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम इज इक्वल टू 15 है, पी एम इज इक्वल टू 15 है, वो लिख लेता हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू 25 है, पी क्यू इज इक्वल टू 25 है और पी आर इज इक्वल टू 20 है। तो पी आर से आर तक 20 है और एन आर 8 है। तो ये सारी वैल्यू दी गई है। और बताइए कि रेखा एन एम भुजा क्यू आर के समांतर है। हमको ये बताना है कि ये जो एन एम है वो आर क्यू के समांतर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, सेम यहाँ भी वही लॉजिक हम ला सकते हैं। हम पी एन डिवाइड बाई एन आर निकालेंगे और पी एम डिवाइड बाई एम क्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो ये समांतर है, अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो ये समांतर नहीं। फिर से देखिए, पी एन डिवाइड बाई एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई एम क्यू होता है, तो ये दोनों समांतर होते हैं। अगर इज इक्वल नहीं आता है तो ये दोनों समांतर नहीं होते। तो सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू है क्या, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी एन की वैल्यू दिया है, नहीं दिया। हमको वैल्यू पी एन डिवाइड बाई एन आर निकालना है, तो यहाँ पी एन की वैल्यू नहीं दी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो
पी एन इज इक्वल टू पी आर माइनस एन आर इज इक्वल 20 माइनस 8। यहाँ पे 20 ये पूरा 20 और ये 8 है, तो ये पूरे में से इसको माइनस करोगे तो मुझे एन पी मिल जाएगा, तो मुझे एन पी मिल गया 12। वैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा दिया है और ये दिया, लेकिन एम क्यू नहीं दिया, तो एम क्यू हम निकाल लेते हैं सेम वही माइनस करके, तो ये एम क्यू आ जाएगा 10। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पी एन डिवाइड बाई एन आर, तो पी एन की वैल्यू है 12 और एन आर की वैल्यू है 8, तो 12 डिवाइड बाई 8 तो कितना आ गया यहाँ पे, दोनों को 4 से कैंसिल करते हैं, 4 ते 12 4 दूनी 8, 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, वैसे अब पी एम डिवाइड बाई एम क्यू निकाल लेते हैं, पी एम डिवाइड बाई एम क्यू, तो 15/10 ये आ गया 15 और एम क्यू की वैल्यू होगी 10, तो 15/10 5 से डिवाइड करो तो 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम आए कि नहीं है, अगर ये दोनों सेम आ गए तो ये क्या है, ये दोनों समांतर है, अगर सेम नहीं आ रहे तो समांतर नहीं होता। तब हम लिख लेते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। एक मिनट, हाँ थोड़ा आगे चले, ये दोनों एन एम डिवाइड बाई एन एम समांतर आर की होगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये समांतर नहीं होता। ठीक है, आपको बस इतना ही चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एम एन पी में रेखा एन क्यू यह कोण एन की समद्विभाजक है। यदि एम एन 5 पी एन 7 और एम क्यू 2.5 है तो क्यू पी का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमको यहाँ किसका मान निकालना है, क्यू से लेके पी तक, मतलब ये वाला मान निकाल। देखिए ये कोण समद्विभाजक प्रमेय यहाँ पे लगेगा, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है, पी एन डिवाइड बाई एन एम इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई क्यू एम। उसी को सेम हम लगाएंगे यहाँ पे, पी एन डिवाइड बाई एन एम इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई क्यू एम। ठीक है, यहाँ सबकी तो वैल्यू दी है, सिर्फ किसकी वैल्यू दी, क्यू पी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू नहीं दी, तो उसको एज इट इज रखते हैं, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 7 डिवाइड 5 इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड 2.5। अब हम क्या करेंगे, हमको पी क्यू की वैल्यू निकालना है, तो बाकी सबको इक्वल के दूसरे से भेजना होगा, तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये देखिए 2.5 यहाँ पे आ गया और ये 5 चला गया यहाँ पर। अभी इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 17.5 और यह 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल के इस साइड आया तो डिवाइड में हो गया, तो 17.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू आएगी 3.5, ये हमारे पी क्यू की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ लिखा है आकृति 1.38 में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इनके आधार पर सिद्ध कीजिए कि ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। हमको ये सिद्ध करना है कि जो ए पी डिवाइड बाई पी बी है वो इक्वल है ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी की। तो सिंपल में अगर बोलूँ तो हमको समानुपात का मूलभूत प्रमेय हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इसमें मुझे इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर किस तरह से मुझे सिद्ध करना होगा। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, तो ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि ये ए पी डिवाइड पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड क्यू सी समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए पी क्यू सर्वांगसम होगा पी बी सी के या फिर ए बी सी के, क्योंकि दोनों 60-60 का है तो ये दोनों सर्वांगसम होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको और इस लाइन को, एक मिनट जब मैं पेन ले लूँ अपना तो आपको बेटर समझ पाऊँगा। देखिए अभी ये वाला लाइन जो है और ये वाला लाइन, और उसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से खींचूँ और यहाँ से एक लाइन करूँ, ठीक है, और ये दोनों लाइन अगर समांतर कब होते हैं, जब ये और ये दोनों सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों समांतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम वही है कि नहीं है, ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए, संगत कोण कसौटी से। तो संगत कोण कब होता है, जब पी क्यू और बी सी समांतर हो गए तभी यहाँ पे संगत कोण में लगा सकता हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये जो भुजा पी क्यू है वो बी सी के समांतर है। इस तरह से हमने इसको, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी समांतर भुजा पी क्यू समांतर भुजा डी सी, यदि ए पी बराबर 15 है तो यहाँ से ए से लेके पी तक की दूरी कितनी है 15 है। तो पहले जो भी दिया है ना डेटा उसको हम फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 15, ओके, और नेक्स्ट दिया है पी डी 12 दिया है, पी टू डी यहाँ पे दिया है 12, जस्ट वेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, ये हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, और क्यू सी 14 दिया है, क्यू टू सी मतलब यहाँ पे दिया है 14, और क्यू बी बी क्यू हमको निकालना, मतलब ये जो है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमको निकालना है, फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए समलंब चतुर्भुज में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो ए बी जो दिया है
ए बी जो रहता है वो डी सी के समांतर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पी क्यू जो बीच में लाइन है वो भी समांतर है, तो ए बी समांतर पी क्यू समांतर डी सी यहाँ पर दत्त में दिया हुआ। तो डायरेक्टली इसका मतलब ये होता है कि हम तीन समांतर रेखा हो तो उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो हमको वही वाला यूज़ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो दिया है ना वो डेटा वो थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है साइड ए बी समांतर है, साइड ए बी समांतर है साइड पी क्यू के, और पी क्यू जो है वो भी समांतर है डी सी के। ओके, तो ये यहाँ पर डेटा हुआ है, ये दिया हुआ है इतना। तो यहाँ पे ये गुणधर्म यूज होगा, तीन समांतर रेखा होता है उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म के हिसाब से। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ए पी जो होगा वो पी डी के इक्वल हो जाएगा, सॉरी ए पी रेशियो पी डी इज इक्वल टू बी क्यू रेशियो क्यू सी हो जाएगा। तो फटाफट मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ए पी डिवाइड बाय पी डी इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला हो गया। फिर वैल्यू पुट आउट करते हैं। ए पी की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 डाल दिया मैंने, डिवाइड बाय पी डी की वैल्यू कितनी है, 12 डाल दो, इज इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू कितनी है निकालना है, तो उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। क्यू सी की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पे 14 रख लो, ठीक है। मुझे निकालना है कि बी क्यू, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 14 है उसको इक्वल के इधर लेके आऊँगा, बाकी सब को एज इट इज वैसे का वैसे ही छोड़ दो। तो 15, अब यहाँ पे देखो ये जो 14 है डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इंटू 14, ओके, डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। अभी इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। तो 3 से कैंसिल करते हैं सबसे पहले। तो जब मैं 3 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे 12 है, 12 को मैं 15 से कैंसिल करूँगा तो 3 के टेबल में आता है दोनों, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, कितना बचा, जो बचा है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 पाँचे 15, ऊपर बचा 5 इंटू 14 डिवाइड बाय, और यहाँ पे बचा 4, मैंने 3 के टेबल से कैंसिल किया तो 5 इंटू 14 डिवाइड बाय 4 बचा, ठीक है। आप कैंसिल आउट करके चेक कर सकते हो सकता है बाई चांस रॉन्ग हो मेरा। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल टू एच डी वैसे का वैसे रखो। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो 14 फाइजा कितना होता है, 14 फाइजा 70 होता है, ठीक है। तो 70 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू बी क्यू। तो 70 डिवाइड बाई 4 कितना हो, 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 35 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी क्यू। फिर से 2 से कैंसिल करते हैं तो 17.5 इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू। तो इस तरह से ये वाला जो सम था हमारा सॉल्व होगा। इसका आंसर आएगा 17.5, यानी बी क्यू की जो वैल्यू हो कितनी होगी 17.5। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा होगा एक भी पॉइंट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की दोबारा से कोशिश करूँगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है आकृति 1.40 में दी गई जानकारी के आधार पर पी क्यू पी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो जो डेटा दिया है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एम एन 25 दिया है, एम क्यू 14 दिया हुआ है, और एन पी जो है 40 है, और मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी। ओके, इसमें एक और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो किरण क्यू एन है वो कोड एम एन पी को कोड समद्विभाजक करते हैं, इन दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा गुणधर्म यूज़ करेंगे, त्रिभुज के कोड समद्विभाजक गुणधर्म से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना होगा एक लाइन कि किरण क्यूएन जो है वो किरण क्यूएन जो है वो कोड एम एन पी को समद्विभाजक करती है, इसीलिए त्रिभुज के कोड समद्विभाजक के गुणधर्म से। ये एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो।
इसका रेशियो कैसे लिखते हैं हम लोग, एम एन, मतलब ये वाला एम एन डिवाइड बाई एन पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइड बाई क्यू पी। तो हम वही लिख लेते हैं, एम एन डिवाइड बाई एन पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देता हूँ ताकि समझ में आए आपको कि ये सच में यहाँ पे डिवाइड ही हो रहा है, और बीच में इक्वल लगा देते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया रेशियो, मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू जो है उसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। एम एन की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 25 लिख लिया मैंने। ओके, एन पी की वैल्यू है 40, देन 40 लिख लिया। अभी किसकी वैल्यू कितनी है, अभी एम क्यू की, तो एम क्यू जो है वो 14 है, तो 14 लिख दिया। अब मुझे निकालना क्या है, क्यू पी निकालना है, तो क्यू पी को एज इट इज़ वैसे का वैसे ही मैंने रहने दिया। ओके, तो लेट्स थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको दूर दूर लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जरा साइन ऑन भी लगा ले, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, क्यूपी निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, तिर्यक गुणा जैसे सब में अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग, ये क्यूपी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ आ गया क्यूपी इज इक्वल टू, ये 14 पहले से ही वहाँ पे है, यहाँ का ये 40 गया तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 40 और डिवाइड बाय 25 आ गया नीचे, तो 25 को लिख दो यहाँ पे नीचे। ओके, तो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 14 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 5 के टेबल में दोनों आता है, 40 और 25 दोनों आता है, तो कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 से 25 और 5 8 से 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, ये आ गया यहाँ पे 8। जो बाकी है अभी थोड़ा कैंसिल कर सकते क्या, नहीं थोड़ा कैंसिल नहीं कर सकते, क्या हम करते दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद से कैंसिल आउट आएगा, कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ बच गया है मेरे पास क्यू पी इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 5। ओके, तो 14 तो यहाँ पे 14 इंटू, पहले क्यू पी लिखता हूँ, क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 8। 14 इंटू 8 कितना होता है, वो होता है 1112, 112 होता है, 112 डिवाइड बाय 5 डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 112 5 का डिवाइड कर दो आप, तो आंसर आएगा 22.4, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये वाला सब हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आप इसको अच्छे से देख लो, फिर हम अगला सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो ए बी समांतर है, डी सी समांतर है और एफ ई के, ठीक है, तो ये तीनों जो रेखाएं दिखाई दे रही है वो तीनों एक दूसरे के समांतर है। तो मुझे ये बी डी दिया है 8, दिया है डी एफ दिया है 4 और ए सी दिया है 12, मुझे सी ई की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला सेम वैसे ही, रेशियो पहले निकालेंगे। अगर ये तीनों समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के हिसाब से जो बी डी डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप ही इसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। अगर नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट करना, मैं इसको करके बताऊंगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से हो जाएगा, बी डी डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी ई। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद आपको इजीली सी ई की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। देखो, इसमें कोण सम विभाजक का प्रमेय लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि किरण जो एम टी जो है वो कोण एल एम एन का समद्विभाजक विभाजक है, और यहाँ पे वैल्यू भी दिया है, एल एम दिया हुआ है, एल टी नहीं दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है और एम एन दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, एल टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय हमको यूज़ करना है, त्रिभुज के कोण सम विभाजक गुणधर्म से।
कोट समद्विभाजक प्रमेय वाले यहाँ पे यूज़ करना है। इसका रेशियो कुछ इस तरह से हो जाएगा मैं इसका भी रेशियो आपको बताया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एल एम डिवाइड बाई एम एन इज इक्वल टू एल टी डिवाइड बाई टी एन। ओके, तो ये भी ईजी है, आप सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बी डी एक किरण है जो कि कोण ए बी सी का समद्विभाजक कर रहा है। तो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा? जिसमें भी कोण समद्विभाजक होता है उसमें कौन सा प्रमेय लगता है? कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगता है। सेम इसमें भी हमको ये निकालना है। यहाँ पे वैल्यूज कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ चरांक दिए गए हैं, जैसे कि ए बी बराबर एक्स दिया है, ए डी एक्स माइनस टू दिया है, डी सी दिया है एक्स प्लस टू और बी सी दिया है एक्स प्लस फाइव। तो पहले हमको सिंपली क्या यूज़ करना है, इसमें कोण समद्विभाजक का प्रमेय हमको यूज़ करना है। उसी को यूज़ करके हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं। तो सी बी डिवाइड बाई बी ए इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई डी ए। देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, सी बी डिवाइड बाई बी ए इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई डी ए। ओके, तो अब वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं हम लोग। देखो सी बी की वैल्यू कितने, एक्स प्लस फाइव है, बी ए की वैल्यू एक्स है, इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू, देखो सी डी की वैल्यू एक्स प्लस टू है और लास्ट में डी ए यानी ए डी की वैल्यू एक्स माइनस टू है। तो मैं जो जो वैल्यू था उसको मैंने रख दिया। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं हम। एक्स माइनस टू का गुणा इसमें किया मैंने इस तरह से, और ये एक्स का गुणा इसमें किया है यहाँ पे। ओके, तो अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में टू एक का गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे लगा, प्लस फाइव का अगर एक्स में करेंगे तो फाइव एक्स और फाइव का माइनस टू में करेंगे तो माइनस टेन हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में टू करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे उसको मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये इतना तो ऐसे जैसे था वैसे ही है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल का इस साइड है यानी वो प्लस में है, तो मैंने उसका पक्षांतर किया तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस टू एक्स का भी मैंने पक्षांतर किया तो माइनस टू एक्स हो गया, इज इक्वल टू जीरो। अब जो कैंसिल था उसको कैंसिल कर देखिए, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, और ये देखो ये माइनस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स हो गया, फोर एक्स माइनस फोर एक्स और प्लस फाइव एक्स, कितना बचेगा मेरे पास, एक्स बचेगा। तो इस तरह से वो भी हो गया। तो मैं जो भी बचा उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो माइनस फोर एक्स मैंने इसका और इसको किया प्लस, तो माइनस फोर एक्स प्लस ये वाला फाइव एक्स और ये वाला माइनस टेन यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो। अब आगे क्या करना है कि माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स कितना बचेगा, एक्स बचेगा सिर्फ, और ये माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब टेन को इक्वल के इधर लेके आओ तो यहाँ माइनस था, इधर आ गया तो प्लस में होगा, तो एक्स इज इक्वल टू टेन, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास टेन आ गई। तो जो भी वैल्यूज है बाकी सारे वो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, बी ए की वैल्यू आ गई टेन, एक्स था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन। यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ नहीं तो शायद कन्फ्यूजन, बी ए इज इक्वल एक्स था तो इसे यहाँ पे आ गया टेन आ गया। यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ एक्स का मान निकालता है, इसीलिए सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा। अगर आप आगे आपको लिखना है कि ए डी की वैल्यू कितनी है तो भी आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू टेन, और एक्स की वैल्यू थी बी ए की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे एक्स बी ए इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू टेन आ गया। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी है, थोड़ा देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है और इनके आने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है संलग्न आकृति 1.44 में त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित एक बिंदु x है। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ पे x है, बिंदु x को त्रिभुज का शीर्ष बिंदु से जोड़ा गया है। तो ये बिंदु जो x है सेंटर में, उसको सारे शीर्ष बिंदुओं से इस तरह से जोड़ा गया है, ई डी और एफ से वहाँ पे जोड़ा गया। तो ये जोड़ने के बाद यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पे देखो पी क्यू जो है वो ई डी के समांतर है, पी आर जो है वो डी एफ के समांतर है, और क्यू आर जो है वो ई एफ के समांतर है। ये इतनी इसमें डिटेल दी गई है, तो इस चौखट को हमको पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एक्स डी ई में, एक्स डी ई किधर है, एक्स डी और ई, तो ये वाला त्रिभुज में मैं उसको लाइन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। एक्स डी और ई यानी इस वाले त्रिभुज में हमको देखना है। इस त्रिभुज में जो पी क्यू है वो समांतर है डी के। ओके, तो इसके हिसाब से
यहाँ पे समानुपात का मूलभूत प्रमेय यहाँ पे हमको यूज़ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स पी जो होगा, एक्स पी डिवाइड बाय पी डी, देखिए ये वाला त्रिभुज में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स पी लिखा है, तो एक्स पी डिवाइड बाय पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ए हो जाएगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। पी डी, देखो ये एक्स पी यहाँ पे दिया था, तो डिवाइड बाय ये वाला पी डी आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट वाला हो गया पूरा। सेकंड हम देखते हैं त्रिभुज एक्स ई एफ में, तो कलर चेंज करके मैं ज़रा दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट पहले देख लेते हैं एक्स ई एफ किधर है, एक्स ई और एफ, ये वाला त्रिभुज। ओके, मैं इसको भी कलर कर लेता हूँ थोड़ा। इसको हम रेड से कर लेते हैं, ओके, ताकि प्रॉब्लम ना हो हमारे। अब मुझे ये वाला त्रिभुज लेना है, ये ओके, मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब इस त्रिभुज में भी सेम हमको वही यूज़ करना है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय यूज़ करना है। तो लेट्स लिख लेते हैं एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ। ओके, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, ये इसका प्रमेय का नाम हो गया। आगे कथन 1 और 2 से क्या सिद्ध होता है, देखिए दोनों को ध्यान से देखिए। ये एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई, ये एक्स क्यू डिवाइड क्यू ई के इक्वल है, मतलब ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है और ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। इनडायरेक्टली ये जो दोनों है वो इक्वल हो जाएंगे। एक्स पी डिवाइड पी डी इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ, सपोज इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं इसको टिक करके देता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए अच्छे से, ये जो किसके इक्वल है, एक्स पी डिवाइड बाई पी डी के इक्वल। ओके, और ये वाला भी तो सेम वही है, एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई सेम वही वाला है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्यू आर एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ के। तो इनडायरेक्टली ये जो दोनों हो गया वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमको वही वाला इतना यहाँ पे लिखना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर ए। कथन 1 और 2 से हो गया, ठीक है। तो एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ हो गया। ये रेशियो कहाँ पर है जरा वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए एक्स पी, एक्स टू एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ। ये वाला मतलब ये ट्राइंगल का रेशियो मुझे मिल गया। तो इससे क्या साबित होता है, जो पी आर है वो पी एफ के समांतर है। इसे ही साबित होगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। आई होप को समझ में आया होगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें मुझे क्या सिद्ध करना है कि ये देखिए पी आर जो है, यानी ये जो पी आर है वो समांतर है डी एफ के। तो यहाँ पर ये जो मुझे ये जो लाइनें मिली है वो क्या है, इनका अनुपात है, समानुपात का मूलभूत अनुपात यहाँ पर मुझे मिला, जो कि एक्स पी डिवाइड पी डी इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये अनुपात में है तो क्या हो गया, पी आर समांतर हो जाएगा डी एफ के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। स्टार मार्क दिया है, यानी कुछ डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल है ए सी का। तो ये देखो ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें जो ये ए बी है वो इक्वल है ए सी का। कोण बी और कोण सी समद्विभाजक भुजा है। कोण बी और कोण सी को समद्विभाजक भुजाएं जो है वो डी और ई पे क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ई डी जो है वो समांतर है बी सी के, ठीक है। तो मुझे सिद्ध करना है सिंपली ई डी जो है वो बी सी के समांतर है, ये मुझे सिद्ध करना है। ओके, तो इसके लिए सिंपल से क्या लॉजिक करता है कि मैं अगर ये सिद्ध कर दूं कि ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल है ए डी डिवाइड बाई डी सी के, यानी समानुपात का मूलभूत प्रमेय मैं अगर सिद्ध कर दूं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ई डी जो है वो बी सी के समांतर, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में देखो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ उसको। ये वाला त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज तो ही लेते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोण समद्विभाजक हम अज्यूम करते हैं कि ये है। ओके, ये वाला हमने त्रिभुज लिया, अब कोण समद्विभाजक हमको ने इसको ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे समद्विभाजक प्रमेय का गुणधर्म यहाँ पे यूज होगा। वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज
उत्पत्ति करते हैं। त्रिभुज ABC में किरण BD जो है वो कोण ABC का समद्विभाजक है। किरण BD जो है वो ABC का समद्विभाजक समान दो भाग में बांट रहा है। ओके, तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक के गुणधर्म के हिसाब से ये देखो AB डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई DC हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो त्रिभुज है, पहले इसको मिटा लो, फिर अगला वाला त्रिभुज क्या देखते हैं। सेम अगले वाले में भी यही वाला त्रिभुज लेना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार हम क्या करेंगे कि समद्विभाजक जो है वो किरण उसको चेंज कर देंगे हम लोग, यानी उस वक्त हमने BD लिया था, अभी हम लोग EC को लेते हैं। तो ये समझो कि ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक किरण ये, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में रेखा CE, मतलब ये वाला जो रेखा है वो कोण ACB यानी कोण ACB को समद्विभाजक करता है। तो त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक के गुणधर्म के हिसाब से AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EAB हो जाएगा। तो AC डिवाइड बाई CB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EB लिख दिया, मतलब कोणों का मैंने अनुपात यहाँ पे लिख दिया। समद्विभाजक के गुणधर्म के हिसाब से मैंने भुजाओं में यहाँ पे अनुपात लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टार्ट में हमने देखा कि AB जो है वो इक्वल है AC का। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला इसको छोड़ो, ये वाला पॉइंट लेते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट लो, इसको यहाँ पे लिखो AB डिवाइड BC। ओके, तो इसमें AB किसके बराबर है, AB बराबर है AC के, तो मैंने AB डिवाइड BC को मैंने लिख दिया AC डिवाइड बाई BC, यानी यहाँ पे AB के बदले मैंने लिख दिया AC। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसीलिए यहाँ AB था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AC। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं, अब यहाँ पर क्या आ गया, AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल AD डिवाइड बाई DC हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे AC डिवाइड BC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई EB है। ओके, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये और ये, अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों भी तो सेम हो जाएंगे, है ना। इसके हिसाब से अगर ये दोनों सेम हो तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों का अनुपात मैंने यहाँ पे लिख दिया AE डिवाइड बाई EB, AE डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई DC। ओके, अब इसका अनुपात हम ट्रायंगल में देखते हैं, AE डिवाइड बाई EB, AE डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई DC। देखो हमारे पास समानुपात का मूलभूत प्रमेय आ गया, तो समानुपात का आंसर यहाँ पे समानुपात में आ गया, तो इससे हम ये सिद्ध होता है कि AD जो है वो समांतर है BC के, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ओके, तो इस तरह से ये वाला सम जो होगा हमारा ख़त्म हो गया। इस तरह से 1.2 के सारे सम्स खत्म हो गए। थैंक यू अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए। और इसमें 1.2 या किसी भी सम में आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इससे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।